गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल इन वन विद यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के जो प्रमुख स्रोत है उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो प्रमुख स्रोतों में प्रथम जो है आपके हैं विदेशी स्रोत। अब विदेशी स्रोत में कौन कौन से स्रोत है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से। आप लोगों को बताया था मैंने कि भारत का संविधान बनने से पहले लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ करके उन पर विवेचना की गई थी और उन पर 114 दिन तक मंथन किया गया था कि किस देश के संविधान से कौन कौन से पॉइंट लेने हैं। तो जो ब्रिटिश का संविधान है उससे क्या लिया है एक बार देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही तथा इकहरी नागरिकता, और इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया, संसद में विधानमंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार एवं उन्मुक्तियां तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम पर ब्रिटिश संविधान का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो ये सारी चीजें जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है जो वर्तमान में हमारे संविधान में उपस्थित है। तो उनमें क्या क्या थी? संसदात्मक प्रणाली है, संसद में ही शासन का संचालन होता है। कानून का शासन, एकीकृत संस्थात्मक ढांचा है, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही और इकहरी नागरिकता। एक ही नागरिकता ले सकता है देश के अंदर कोई भी आदमी। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून के निर्माण की प्रक्रिया, संसद में विधानमंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार और उन्मुक्तियां तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत, फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम ब्रिटिश संविधान का से लिया गया है। अब ब्रिटिश संविधान के अलावा और कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप देखिए अमेरिका का संविधान। तो जो अमेरिका का संविधान है उससे क्या लिया है? भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जो 6 मूल अधिकार है, वो अमेरिका के संविधान से लिए। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय और उससे कार्य प्रणाली से संबंधित व्यवस्था है, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही देश के अंदर सर्वोच्च है, उसी के अनुसार सब कार्य करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो भी अमेरिका के संविधान से। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको हटाने की विधि जो संविधान में दी गई है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक समीक्षा पर अमेरिका के संविधान का प्रभाव देखा जा सकता है। न्याय व्यवस्था है वो भी अमेरिका के संविधान के आधार पर ही ली गई है, उसी प्रकार से न्यायिक व्यवस्था हमारे देश की है। उसके अलावा कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से हमारी संघात्मक व्यवस्था, जो एक संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली है। हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग, जो यूनियन शब्द, संघ यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं वो भी कनाडा के सबसे संविधान से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपे जाने की व्यवस्था, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया उसमें से जो अवशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र को हाथ में सौंपे जाना, वो भी कनाडा के संविधान की विशेषता है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। मतलब केंद्र सरकार ही राज्यों के राज्यपाल नियुक्त करती है और ये स्वतंत्र हो रहे हैं, ये मुख्यमंत्री के अधीन नहीं होते। तो जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो भी केंद्र सरकार करती है, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। उसके बाद में है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं, हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संवर्ती सूची तथा इस सूची के विषय पर संघ और इकाइयों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को निपटाने के उपाय, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठक
ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो भारत की प्रस्तावना में जो निहित भावना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। और समवर्ती सूची और इनके विषयों पर जो संघ और इकाइयों के बीच में जो विवाद उत्पन्न होते हैं उसको निपटाने का तरीका। और संयुक्त बैठक होती है, सर्वदलीय बैठक होती है। जैसे संसद के अंदर कोई देश से संबंधित विशेष मुद्दा होता है तो सभी पार्टियां बैठ करके मीटिंग करती है, या जो संसद में सत्र शुरू होते हैं उससे पहले भी सर्वदलीय बैठक होती है। तो ये बैठक जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद में है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान में क्या है, भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट शक्तियों के मनोनयन की प्रणाली आयरलैंड के संविधान से मिलती है। मतलब आयरलैंड के संविधान में जिस तरह की ये मनोनयन की प्रणाली है वो भी भारत में है। इसका मतलब ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उसके बाद में है जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से क्या लिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की शब्दावली 21 में जो दिया गया है उसमें से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके संपूर्ण जो विषय वस्तु है वो जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। उसके बाद में है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, गणतंत्र व प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। गणतंत्र मतलब लोगों का राजतंत्र, वो गणतंत्र हो गया। उसके बाद प्रस्तावना जो संविधान की है उसमें स्वतंत्रता, सभी को समान मानना और भाईचारे की जो भावना है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। उसके बाद में सोवियत संघ का संविधान। अब सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है कि प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय तथा मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो सोवियत संघ के संविधान में प्रस्तावना में न्याय, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और मूल कर्तव्य को सोवियत संघ से संविधान से लिया गया है। उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है, तो भारतीय संविधान की संशोधित प्रणाली दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संशोधन से मिलती है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो प्रोसीजर है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से मिलता जुलता है। इसका मतलब कि पहले जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान के पढ़ करके और उस पर विचार विमर्श करके ये प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। उसके बाद में अब आपका हो गया आगे जर्मनी का बीमर संविधान। जर्मनी के संविधान को कौन से संविधान बोलते हैं, बीमर संविधान। और इस संविधान से भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकालीन, जो आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो अधिकार दिए गए हैं वो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। मतलब भारतीय संविधान में जो आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के मतलब स्थगित करने का जो अधिकार है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब ये तो हो गए आपके विदेशी संविधानों से जो चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर ली गई थी, वो थी मैंने आपको पढ़ाया था संविधान निर्माण में कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ करके और जो इम्पोर्टेंट बिंदुएं थे, जो मतलब भारत के संविधान में जोड़ने वाली चीज़ें थी वो ली गई थी। और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण संविधानों से ये चीज़ें हमने जो अभी डिस्कस की थी ये लिया गया था। इसके अलावा हमारे देसी स्रोत थे जो भारत में ही कुछ ऐसे अधिनियम नियम बने थे उनसे भी कुछ लिया गया था। तो वो देखते हैं कि देसी या भारतीय स्रोत क्या क्या थे। तो उनमें फर्स्ट था नेहरू समिति रिपोर्ट। नेहरू समिति रिपोर्ट में से क्या लिया, 1928 में कहा गया था, नेहरू रिपोर्ट में क्या है 1928 में कहा गया था कि भारत का भावी संविधान अपने स्वरूप में संघीय होगा। मतलब सभी समूहों का संघीय संविधान होगा। देशी रियासतों का अलग कोई अस्तित्व नहीं होगा। जो पहले रियासतें चली थी, जैसे रियासतों में बटा हुआ था देश, तो ऐसी रियासतों का कोई जगह नहीं होगा। संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाएगी जो वर्तमान में चल रही है। वर्तमान संविधान में ऐसी प्रक्रिया ऐसा ही किया गया है। जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो कहा गया था वो वर्तमान के संविधान में ऐसे उस रिपोर्ट के अनुसार ही संविधान में निहित है।
अल्पसंख्यकों के लिए रक्षा उपाय, संघीय राज्य व्यवस्था, मूल स्रोत और मूल अधिकार भी नेहरू रिपोर्ट से ही ली गई है। मतलब अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जो मूल स्रोत है वो कहाँ है? नेहरू समिति रिपोर्ट से। अब इसके अलावा और क्या था? जो देशी स्रोतों में 1935 के भारतीय शासन अधिनियम, 1935 में जो भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया था, उससे क्या लिया गया कि 1935 के भारत शासन अधिनियम की लगभग 200 धाराएं ऐसी है, जो उस अधिनियम के अंदर 200 धाराएं ऐसी है, या तो अक्षर से अथवा या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके संविधान में स्थान दिया गया। मतलब लगभग 200 धाराओं को कुछ चीज़ों को हटाया गया, कुछ ऐड किया गया उन धाराओं में, और 200 धाराओं को संविधान में स्थान दिया गया, मतलब संविधान में जोड़ा गया है। और 1935 के अधिनियम से मुख्यतः इन महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को लिया गया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्या-क्या थी जो ली गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से? तो वो थी भारतीय संविधान की 3 सूचियाँ तथा शक्ति का पृथक्करण। अब 3 सूचियाँ कौन-सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो सूचियाँ, जो शक्तियाँ केंद्र राज्य को जो हस्तांतरित की गई थी, तो ये 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया, मतलब शक्ति को बाँट दिया गया है। एक जगह पर शक्ति इकट्ठी नहीं रखी गई है एक किसी पद पर। राज्यपाल के पद की व्यवस्था, जो राज्यों में राज्यपाल बैठते हैं, उसकी पद की व्यवस्था भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। राज्य अथवा राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता पर उसकी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा। राज्यों में कोई मुख्यमंत्री शासन को चलाने में विफल हो जाए या आपातकाल लागू करना पड़े, तो केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्तियां चली जाती हैं, राष्ट्रपति के हाथ में सारी शक्तियां चली जाती है। ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। वर्तमान संविधान 1935 में अधिनियम की भांति ही प्रशासनिक व्यवस्था के उल्लेख सहित एक विस्तृत वैज्ञानिक प्रलेख, मतलब वर्तमान जो संविधान है वो भी 1935 के अधिनियम के तर्ज पर बनाया हुआ है। उसमें से बहुत सी चीजों को लेकर के एक कंपाइल, एक इकट्ठा प्रलेख तैयार किया गया है। 1935 के अधिनियम में बहुत कुछ ग्रहण किया गया है। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उससे बहुत कुछ संविधान में लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान संविधान जो है 1935 के अधिनियम का बृहद संस्करण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में काफ़ी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें संविधान के अंदर नहीं ली गई। लगभग 200 धाराओं को तोड़ मरोड़ करके या उनमें अपडेशन करके या कुछ काट करके उनको जोड़ा गया। इस कारण से जो वर्तमान संविधान है उसको भारत शासन अधिनियम 1935 का बड़ा रूप, विस्तृत रूप नहीं कहा जा सकता है उसको। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसके लागू होने के बाद भारतीय संविधान का निरंतर विकास हुआ। वस्तुतः संविधान विकास एक अनवरत प्रक्रिया, मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, लेकिन इसका निरंतर विकास हुआ। मतलब इसमें जिन जिन चीज़ों को ऐड करने की ज़रूरत पड़ी थी वो चीज़ें ऐड की गई थी, जिन चीज़ों को हटाने की ज़रूरत पड़ गई उनको हटाया गया, और ये एक बिना रुकने वाली प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया है, जो जो संविधान संशोधन समय समय पर सरकार ज़रूरत के अनुसार करती रहती है। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। अब भारत जो संविधान है उसके क्या लक्षण हैं, मतलब किन संविधान को पढ़ने पर क्या चीजें उससे प्रतीत होती है? सो संविधान में जिस प्रकार केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, उसमें केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली प्रतीत होती है, किंतु राज्य के मामलों में सरकार हस्तक्षेप करने का संविधान का सामान्य लक्षण नहीं है। तो मतलब जो भारत के संविधान में जो शक्तियों का वितरण किया गया, संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची मिला करके, उनमें से केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा है, लेकिन एक उसमें उल्लेख ये भी है कि राज्यों के मामलों में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। वस्तुतः भारतीय संविधान न तो विशुद्ध परिसंघी है और न ही विशुद्ध एकात्मक है, अर्थात ये दोनों का समन्वय है, अर्थात इसे अर्धसंघीय संविधान हम कह सकते हैं। और अपने ढंग का एक अनोखा ही संविधान है ये बहुत अनोखा संविधान है, और ये अर्धसंघीय संविधान इसको माना जा सकता है, क्योंकि ना तो विशुद्ध परिसंघीय है और ना ही विशुद्ध एकात्मक संविधान है। भारतीय संविधान इस बात पर अत्यधिक बल देता है कि संघीय सिद्धांत की उपेक्षा अपेक्षा देश का हित सर्वोपरि है, क्योंकि देश का हित तो निहित है संविधान के अंदर, क्योंकि देश में और देश के लोगों के हित को निहित है, तो उस पर ही ज्यादा भारतीय संविधान बल देता है।
अब देखिए भारतीय संविधान का एकात्मक होने का क्या लक्षण है? एकात्मक मतलब एक जगह पर एक के हाथ में शक्तियाँ होना, इसका क्या लक्षण है? तो शक्तियों का जो बँटवारा किया गया है वो केंद्र के पक्ष में है, क्योंकि केंद्र के हाथ में संघ सूची की और समवर्ती सूची दोनों की शक्तियाँ निहित है, और राज्यों के हित में राज्यों के पास में सिर्फ जो सूची है वो ही मिली हुई है। केंद्र राज्यों की सीमा, नाम अथवा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। केंद्र है वो राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। जैसे वर्तमान सरकार किसी भी शहर का नाम बदल करके या किसी भी क्षेत्र का नाम बदल करके परिवर्तन कर दें, ये केंद्र सरकार की सहमति से होता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है, एक एक ही नागरिकता आदमी रख सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है, बिल्कुल केंद्र द्वारा होती है राज्यपाल की नियुक्ति, जबकि राज्यपाल बैठता राज्य के अंदर है। आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक स्वरूप है, जब आपातकाल लगता है तो राष्ट्रपति के हाथ में शासन चला जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो वो भी केंद्र के हाथ में हो गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन, वही राष्ट्रपति शासन राज्यों में राष्ट्रपति लगा सकता है। संविधान संशोधन करने की पहल केंद्र सरकार के पास है, बिल्कुल संविधान में कोई भी संशोधन होगा तो वो केंद्र सरकार ही कर सकता है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है, और आर्थिक दृष्टि से राज्यों की स्थिति दुर्बल है, क्योंकि जो भी फंड रिलीज किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के लिए, तो जो मनी पावर है वो भी केंद्र के पास है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन हेतु विधायी शक्ति केंद्र के पास है, बिल्कुल जो अंतर्राष्ट्रीय संधि जो भी होती है उनके पालन का भी जो शक्ति है वो भी केंद्र के पास है। महत्वपूर्ण विषयों पर का एकीकृत रूप है, जो भी विषयों का डिस्कस होता है वो संसद के अंदर होता है। केंद्र की राज्यों को निर्देश देने की शक्ति, अनुच्छेद 256 के अनुसार केंद्र राज्यों को किसी भी चीज को लेकर के निर्देश दे सकता है। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं, राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता नहीं मतलब जो सरकार है राज्यों के अंदर आती है, तो जाहिर सी बात है कि जो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है और वो पार्टी अपनी सरकार जिस दूसरे राज्य में बना रखी है, तो उनमें उनका प्रतिनिधित्व अच्छा होगा, उनको हर चीज सुविधा अच्छी मिलेगी। लेकिन वो थोड़ा अंतर आता है कि केंद्र में सरकार किसी दूसरी पार्टी की है और राज्य में सरकार किसी दूसरी पार्टी की है, तो उनमें थोड़ा सा असमानता दिखती है। अधिकारी तंत्र का नियंत्रण अखिल भारतीय सेवाओं के अंदर जो संस्था है वो अधिकारियों का नियंत्रण उनके पास में रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति केंद्र की भूमिका, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो भी केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो इन सभी चीजों से ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान एकात्मक है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान के जो संघात्मक लक्षण क्या क्या दिखते हैं। तो संघात्मक लक्षण में कि सभी का संविधान है, लिखित संविधान है, बिल्कुल लिखित संविधान है, इसको कोई भी पढ़ सकता है। भारतीय संविधान ही देश के अंदर सर्वोच्च है, तो सर्वोच्च है, सबको इसका पालन करना होता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन केंद्र को ज्यादा शक्तियां दी गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के अनुसार है, लेकिन वर्तमान में कुछ जो सरकारें हैं या कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग करने लग गई है। संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया बिल्कुल है, संविधान में संशोधन करना होता है तो 2/3 बहुमत से लोकसभा में पास करके और उसी प्रकार से 2/3 बहुमत से राज्यसभा के अंदर पास करवाना होता है, तब जाके संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। केंद्र तथा राज्यों में पृथक सरकार है, अलग अलग है, बिल्कुल केंद्र का काम अलग है, राज्य का काम अलग है। संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति, संसद के जो दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, तो राज्यसभा उच्च सदन है, और उच्च सदन में की सहमति या उसमें किसी भी चीज को पास करवा करके लागू किया जा सकता है, तो राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण सदन है। उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त ऐसे भी कई तत्व हैं जिनका वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन उनके संघीय स्वरूप को प्रभावित करते हैं। कैसे मतलब कौन कौन सी चीज है? भारत में दलीय स्वरूप, बिल्कुल अलग अलग दल भारत के अंदर है और वो राजनीतिक पार्टी यहाँ से जो है उनके बारे में इशारा है। प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व, बिल्कुल प्रधानमंत्री अपने आप में एक व्यक्तित्व है। योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग, वर्तमान में उसका नाम नीति आयोग कर रखा है। योजना आयोग जो संपूर्ण पूरे साल का, पूरे बजट सत्र का योजना बनाते हैं, कहाँ पे क्या कार्य करवाना है, तो ये भी है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी मतलब संघीय स्वरूप के लक्षण इसमें दिखते हैं। और जीएसटी परिषद जो करों से संबंधित जो मतलब किसी भी सामान पर जो कर लगाए जाते हैं उनकी अलग जो परिषद बनाई गई है, ये भी संघात्मक स्वरूप का प्रतीक माना जाता है।
तो दोस्तों, आज 26 जनवरी के अवसर पर एक बार फिर आपको दोबारा से गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। और भारतीय राज व्यवस्था में भारतीय संविधान के जो स्रोत थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको काम आएगी, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे याद रखिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं भारतीय राज व्यवस्था के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।